दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जंगल क्रूज़ नाम की इस बेहतरीन सीरीज़ के बारे में, जो कि हमें एक तरह से 2021 में देखने को मिली थी और उसका पार्ट 2 हमें शायद देखने को नहीं मिले। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी जानकारी बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला। और शायद चांस एक तरह से देखे जाए तो लगभग 90% चांस इसके नहीं बनने के, 10% चांस है कि इसका अगला पार्ट एक तरह से बनाया जा सके। तो पूरी जानकारी मैं इसके बारे में दूंगा, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और सारी कुछ जानकारी एक तरह से इस वीडियो में आपको एक तरह से देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। एक अमेरिकी फंतासी एडवेंचर फिल्म है जिसका निर्देशन जैम कोलेत्सेरा ने किया है और इसकी पटकथा ग्लेन फिकारा, जॉन रिक्वा और माइकल ग्रीन ने लिखी है। यह वॉल्ट डिज्नी के इसी नाम के थीम पार्क आकर्षण पर आधारित है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन, एमिली ब्लंट, एडगर रामिरेज, जैक व्हाइटहॉल, जेसी प्लेमंस और पॉल जियामाटी ने अभिनय किया है। यह एक छोटी नदी के जहाज के कप्तान के वैकल्पिक इतिहास को बताता है, एक जर्मन अभियान और शापित विजेताओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए जीवन के पेड़ की खोज में जंगल के माध्यम से ले जाता है। जंगल क्रूज राइड पर आधारित एक फीचर फिल्म की योजना 2004 में शुरू हुई थी। यह परियोजना 2011 तक निष्क्रिय रही। मूल संस्करण असफल रहा और जॉनसन 2015 में इसमें शामिल हो गए। ब्लंट और बाकी कलाकार 2018 में एक नए संस्करण में शामिल हुए, जिसकी शूटिंग हवाई और जॉर्जिया में उस साल मई से सितंबर तक हुई। स्कोर जेम्स न्यूटन हॉवर्ड द्वारा रचित था। एक साल के पोस्ट प्रोडक्शन और कोविड-19 महामारी के कारण एक साल की और देरी के बाद जंगल क्रूज को आखिरकार 30 जुलाई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों और डिजिटल रूप से डिज्नी प्लस प्रीमियर एक्सेस के माध्यम से रिलीज किया गया। फिल्म को मिश्रित से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने $200 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $220.9 मिलियन की कमाई की। इसने प्रीमियर एक्सेस पर अपने पहले 30 दिनों में $66 मिलियन भी कमाए। 6-7 एक सीक्वल विकास में है, जिसमें जॉनसन और ब्लंट अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए तैयार है। कथानक 1556 में डॉन एग्विरे स्पेनिश विजेताओं को दक्षिण अमेरिका में ले जाता है ताकि लैग्रिमास डे क्रिस्टल बी वृक्ष की खोज की जा सके, जिसके फूल बीमारी को ठीक करते हैं, चोटों को ठीक करते हैं, शापों को दूर करते हैं और अपनी बीमार बेटी को बचा सकते हैं। कई विजेताओं के मरने के बाद पुका मिचुना जनजाति वृक्ष के फूलों से बचे हुए लोगों को ठीक करती है। आदिवासी मुखिया वृक्ष के स्थान को बताने से इनकार करता है, इसलिए एग्विरे उसे चाकू मार देता है और गांव को जला देता है। मरते हुए मुखिया ने विजेताओं को शाप दिया, जिससे वे अमर हो गए, लेकिन जंगल के बिना, उन्हें वापस खींचे बिना अमेजन नदी की दृष्टि से दूर नहीं जा सके। 1916 में लंदन में मैकग्रेगर ह्यूटन ने अपनी बहन डॉ. लिली ह्यूटन के टीयर्स ऑफ द मून शोध को रॉयल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें महिला सदस्यों पर प्रतिबंध है। ह्यूटन दंपत्ति चिकित्सा में क्रांति लाने और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में सहायता करने की आशा करते हैं। वे हाल ही में प्राप्त तीर के आकार की कलाकृति तक पहुंच का अनुरोध करते हैं, जिसके बारे में लिली का मानना है कि वह टीयर्स ऑफ द मून ट्री का पता लगा सकती है, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। लिली कलाकृति को चुरा लेती है और राजकुमार जोआचिम से बाल बच जाती है, जो अपने और जर्मनी के लिए पेड़ को खोजने के लिए समान रूप से इच्छुक है। ब्राजील पहुंचने के बाद लिली और मैकग्रेगर ने कप्तान फ्रैंक वोल्फ को अमेजन में उनका मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया। फ्रैंक, जो नकली खतरों से सजे जंगल क्रूज की पेशकश करता है, शुरू में खतरनाक नदी और जंगल का हवाला देते हुए मना कर देता है, लेकिन तीर का सिरा देखने के बाद पुनर्विचार करता है। तीनों जोआचिम की पनडुब्बी से भागने के बाद प्रस्थान करते हैं। लिली को फ्रैंक के टीयर्स ऑफ द मून शोध का पता चलता है, लेकिन वह जोर देकर कहता है कि उसने बहुत पहले ही खोज बंद कर दी थी।
उन्हें नरभक्षियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो वास्तव में पुका मिचुना जनजाति के हैं, जो फ्रैंक के लिए उसके काल्पनिक जंगल क्रूज साहसिक कार्य के हिस्से के रूप में काम करते हैं। क्रोधित होकर लिली फ्रैंक पर भरोसा नहीं करती और खुद ही पेर को खोजने निकल पड़ती है। आदिवासी प्रमुख ट्रेडर सैम तीर के सिरे पर प्रतीकों का अनुवाद करता है, जिससे पेर का स्थान पता चलता है और यह केवल रक्त चंद्रमा के नीचे खिलता है। इस बीच जोआचिम एक गुफा के अंदर पत्थर बन चुके विजेताओं को ढूंढता है और उन्हें आंशिक रूप से अमेजन के पानी से पुनर्जीवित करता है। एगुइरे फूलों को खोजने पर अभिशाप को हटाने के बदले में जोआचिम को तीर का सिरा लाने के लिए सहमत होता है। जोआचिम नदी के पानी को मोड़कर गुफा में भर देता है, जो एगुइरे और उसके विजेताओं को फिर से जीवित कर देता है और उनमें वर्षावन के तत्वों को भर देता है। विजेताओं ने जनजाति पर हमला किया और एगुइरे ने फ्रैंक के दिल में छुरा घोंपा। लिली कलाकृति के साथ भाग जाती है, विजेताओं द्वारा पीछा किया जाता है, लेकिन जंगल की लताएं उन्हें नदी में वापस खींच लेती है, जिससे उसे पकड़ा नहीं जा सकता। ह्यूटन के आश्चर्य के लिए एक जीवित फ्रैंक जल्द ही फिर से प्रकट होता है। वह बताता है कि वह भी एक शापित विजेता है। उसने एगुइरे की बेटी को बचाने के लिए पेर की खोज में मदद की, लेकिन एगुइरे की क्रूरता के खिलाफ जनजाति का पक्ष लिया। कई सालों की अंतहीन लड़ाई के बाद फ्रैंक ने अपने प्रतिशोधी साथियों को नदी से दूर गुफा में फंसा दिया, जिससे वे डर गए। पेर को खोजने में विफल होने पर फ्रैंक नदी से बंधा रहा, एक टूर गाइड बन गया और एक गांव का निर्माण किया। लिली और फ्रैंक ला लूना रोटा सी झरने की यात्रा करते हैं और पेर वाले एक डूबे हुए मंदिर की खोज करते हैं। इस बीच जोआचिम ने मैकग्रेगर को पकड़ लिया है और उसे लिली का स्थान बताने के लिए मजबूर किया है। फ्रैंक, ह्यूटन, जर्मन और विजय प्राप्त करने वाले सभी पेर पर एकत्र होते हैं। लिली को तीर का सिरा एक लॉकेट मिला, जिसमें लाल रत्न था। उसने दोनों टुकड़ों को छाल में नक्काशी में डाल दिया। खूनी चांद के नीचे पेर कुछ देर के लिए खिलता है। लड़ाई शुरू होने पर लिली को एक फूल मिलता है। जर्मन सैनिक डूब जाते हैं। जोआचिम एक गिरती चट्टान से कुचल जाता है और फ्रैंक नदी को रोकने के लिए मंदिर में अपनी नाव को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिससे वह और बाकी विजेता लिली को बचाने के लिए पत्थर बन जाते हैं। फ्रैंक के लिए अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस करते हुए लिली श्राप को हटाने और उसकी नश्वरता को बहाल करने के लिए फूल की बलि देती है। फ्रैंक उसके साथ रहने के लिए अमेजन छोड़ने का फैसला करता है। चांद की आखिरी किरण एक फूल को खिलती है, जिसे लिली शोध के लिए ले जाती है। गांव के बंदरगाह पर लौटते हुए फ्रैंक अपना व्यवसाय बेच देता है। ब्रिटेन लौटकर लिली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पूर्ण प्रोफेसर बन जाती है और रॉयल सोसाइटी में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए अपनी ओर से मैकग्रेगर को भेजती है। लिली और फ्रैंक फिर साथ में लंदन घूमते हैं और लिली फ्रैंक को कार चलाना सिखाती है। कास्ट: ड्वेन जॉनसन फ्रैंक वोल्फ की भूमिका में है। एमिली ब्लंट डॉ लिली ह्यूटन की भूमिका में है। ड्वेन जॉनसन फ्रैंक वोल्फ बटा फ्रांसिस्को लोपेज डी हेरेडिया के रूप में एक चतुर और सनकी लेकिन अंतः महान स्टीमबोट कप्तान, जो अनिच्छा से पौराणिक वृक्ष की खोज पर दो खोजकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए सहमत होता है। वह अंततः अपना असली नाम और पहचान एगुइरे के दत्तक भाई और शापित विजेताओं में से एक के रूप में प्रकट करता है, जो हमेशा के लिए अमेजन नदी में फंस गया है। वह एक प्रशिक्षित मानचित्रकार है, जिसने उस पेड़ की खोज में सदियों बिताई है, ताकि वह उस अभिशाप को तोड़ सके जिसने उसे अमर बना दिया, ताकि वह शांति से मर सके। इस बीच उसने एक शहर बनाया है, 8 और एक नाव, जिसे उसने जंगल नेविगेशन कंपनी 9 के तहत अपने व्यवसाय के लिए लाक्विला नाम दिया है, जबकि उसके पास पालतू जानवरों के रूप में कई पालतू विदेशी बिल्लियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम प्रॉक्सिमा है, जो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है अगला। 10 रॉ लिली ह्यूटन के रूप में एमिली ब्लंट,
पुरुष प्रधान क्षेत्र में काम करने वाली एक विलक्षण, साहसी और गुणी वनस्पतिशास्त्री, जो आधुनिक चिकित्सा के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए पेड़ को खोजने की उम्मीद करती है। एक प्राचीन तीर का सिरा और फ्रैंक के अमेजन के पुराने नक्शों में से एक के पास 8 वह साबित करती है कि वह मार्शल आर्ट और लॉक पिकिंग कौशल में संसाधनपूर्ण और सक्षम है। 11 इस तथ्य के बावजूद कि वह तैर नहीं सकती जब तक कि फ्रैंक उसे ला लूना रोटा में इसमें मदद नहीं करता। वह खुद को अपने कट्टर साथियों के बराबर साबित करना चाहती है, लेकिन पतलून पहनने के लिए कुछ बदनामी हासिल करती है। 4 एडगर रामिरेज एगुइरे के रूप में एक स्पेनिश विजेता जिसने एक बार अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए पैर की शक्ति की मांग की, लेकिन उसके संरक्षकों के प्रति उसकी क्रूरता के लिए उसे अमरता का श्राप मिला। जर्मन खोजकर्ताओं द्वारा अस्थायी रूप से मुक्त किए जाने के बाद वह अपने दत्तक भाई फ्रैंक से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसने उससे बदला लिया था। उसका आंशिक रूप से विघटित शरीर अब सांपों के संक्रमण से बना है और इस तरह उसके पास अपने शरीर के हिस्से या पूरे शरीर को सांपों में बदलने की क्षमता है। 13 जैक व्हाइटहॉल मैकग्रेगर ह्यूटन के रूप में लिली का छोटा भाई, जो उसके सहायक के रूप में काम करता है। बाद में वह फ्रैंक के सामने कबूल करता है कि जब उसने एक महिला से शादी करने से इनकार कर दिया तो उसके समलैंगिक होने का पता चलने के बाद उसके परिवार के बाकी लोगों ने उसे त्याग दिया, जिसके बाद लिली ने उसे काम पर रख लिया ताकि वह अपना खर्च चला सके और तब से वह उसके प्रति वफादार है। 14-15 कुछ हद तक एक फुहर स्नोब के रूप में जो उचित शिष्टाचार का पालन करता है और 3 पीस सूट पहनना पसंद करता है, वह जंगल के जीवन के लिए अनुपयुक्त लगता है, लेकिन अभियान के अंत तक धीरे धीरे एक अधिक आत्मविश्वासी, कठोर व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। 16 जेसी प्लेमन्स प्रिंस जोआचिम के रूप में एक विक्षिप्त और महत्वाकांक्षी जर्मन शाही, जो जर्मनी के युद्ध प्रयासों में सहायता करने और अमरता प्राप्त करने के लिए ट्री ऑफ लाइफ का दावा करने के लिए भारे के सैनिकों के साथ एक सैन्य अभियान का वित्तपोषण और नेतृत्व करता है। 17 वह शापित विजेताओं से सहायता प्राप्त करता है जब वह उन्हें अपने हित के लिए मुक्त करता है और उनकी मधुमक्खियों और सांपों के माध्यम से उनके साथ संवाद करता है। 18-19 पॉल गियामाटी नीलो नेमोलाटो के रूप में पोर्टो वेल्हो में नीलो रिवर एडवेंचर का बंदरगाह मास्टर। 20 जहां फ्रैंक अपनी नाव को बांधता है। नीलो के पास रोसिता नामक एक मोलुक्कन कॉकटू है। वह एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी भी है और जब फ्रैंक उसे ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो वह फ्रैंक की नाव के इंजन को जब्त कर लेता है, जिसमें रोजिता लगातार कहती रहती है कि फ्रैंक पर मेरा पैसा बकाया है। 12 इसके कारण फ्रैंक बदले में नीलो की पुरस्कार वाली नावों को नष्ट कर देता है। 21-22 इसके अतिरिक्त वेरोनिका फाल्कन ने 1916 में पुका मिचुना जनजाति की महिला प्रमुख ट्रेडर सैम की भूमिका निभाई है। 23-24 जो फ्रैंक की लंबे समय से दोस्त है और अभिशाप के बारे में जानती है। पुका मिचुना जनजाति का पैर की रखवाली करने का सदियों पुराना इतिहास है, लेकिन सैम को खुद सटीक स्थान नहीं पता है जब तक कि लिली उसे तीर का सिरा नहीं दिखाती। 25 डैन डार्गन कार्टर, दानी रोविरा और क्विम गुटिरेज ने एगुइरे के साथी विजेताओं की भूमिका निभाई है, क्रमशः गोंजालो, जिसका आंशिक रूप से विघटित शरीर पैर के हिस्सों से बना है, सांचो, जिसका शरीर छत्ते और उस पर सवारी करने वाली मधुमक्खियों की कॉलोनियों से बना है, और मेलचोर, जिसका शरीर कीचड़ और उस पर सवारी करने वाले जहरीले डार्ट मेंढकों से बना है। 26-18 एंडी निमन ने सर जेम्स हॉब्स कोडिंगटन की भूमिका निभाई है, जो रॉयल सोसाइटी के आर्टिफैक्ट हैंडलर है, जो कुछ समय के लिए प्रिंस जोआचिम की मदद करते जबकि राफेल एलेजांद्रो ने फ्रैंक के युवा सहायक जाकेउ की भूमिका निभाई है। 27 अन्य पात्रों में 1556 में पुका मिचुना जनजाति के प्रमुख शामिल है, जिसका किरदार पेद्रो लोपेज ने निभाया है, जिसने विजेताओं को श्राप दिया था, और उसकी बेटी,
जिसका किरदार सुलेम काल्डेरोन ने निभाया है, जो जंगल से दूर कलाकृतियों की रक्षा करती है। 28 इसके अलावा स्टंट अभिनेता बेन जेनकिन फ्रैंक के समर्पित पालतू जगुआर प्रॉक्सिमा के मोशन कैप्चर के लिए सेट पर थे। वह फ्रैंक द्वारा बचाए गए और प्रशिक्षित विदेशी बिल्लियों की एक श्रृंखला में से एक है, जिन्हें फ्रैंक के जीवन में प्रॉक्सिमा, स्पेनिश में नेक्स्ट, नाम दिया गया था। डर से और बाद में प्यार से मैकग्रेगर ने उसका नाम मर्डर कैट रखा। फ्रैंक के वाक्य मूल थीम पार्क की सवारी पर कप्तान की पंक्तियों से लिए गए हैं। 9 लिली का व्यक्तित्व इंडियाना जोन्स से प्रेरित है। 31 नाव का नाम मामा किला के नाम पर रखा गया है। 10 कॉकटू, जिसका असली नाम लवर गर्ल है, का नाम डिज्नीलैंड के एन्चांटेड टिकी रूम में गायन पक्षी रोजिता के नाम पर रखा गया है। फिल्म में अल्बर्ट फॉल्स का संदर्भ देने वाले कई तत्व हैं, जो डिज्नीलैंड का एक काल्पनिक चरित्र है जिसने श्विट्जर फॉल्स की खोज की है और जंगल नेविगेशन कंपनी की स्थापना की है। 22 उत्पादन प्रारंभिक संस्करण। यह भी देखे जंगल क्रूज। दिसंबर 2004 में यह घोषणा की गई थी कि जंगल क्रूज को मैंडेविल फिल्म्स के लिए विकसित किया जाएगा, जिसमें जोश गोल्डस्टीन और जॉन नॉर्विले की पटकथा होगी। 32 पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की सफलता के बाद फिल्म को 20वीं शताब्दी के भीतर होने की घोषणा की गई थी और यह उसी नाम के थीम पार्क आकर्षण से प्रेरित थी, जो 1955 में डिज्नीलैंड के भव्य उद्घाटन में प्रमुखता से प्रदर्शित हुई थी। 34 2006 में अल्फ्रेड गफ और माइल्स मिलर फिल्म लिखने के लिए बातचीत कर रहे थे। 36 फरवरी 2011 में यह घोषणा की गई थी कि टॉम हैंक्स और टिम एलन, जिन्होंने पहले टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी में साथ काम किया था, लंबे समय से बन रही फिल्म में अभिनय करेंगे, जिसकी पटकथा रोजर एस.एच. शुल्मैन द्वारा लिखी जाएगी। 37 प्री प्रोडक्शन। जेम कोलेटसेरा, जंगल क्रूज के निदेशक। अगस्त 2015 में यह घोषणा की गई कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ड्वेन जॉनसन को स्टार करने के लिए फिल्म रूपांतरण को नया रूप दे रहा है। गोल्डस्टीन और नॉर्विले द्वारा मूल रूप से लिखी गई पिछली स्क्रिप्ट को जॉन रिक्वा और ग्लेन फिकारा द्वारा फिर से लिखा जाएगा ताकि इसकी अवधि की जड़ों को वापस लाया जा सके। जॉन डेविस और जॉन फॉक्स ने निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए। 38 जॉनसन, जिन्होंने भूमिका में आने से पहले बहुत शोध किया था, 39 ने अप्रैल 2017 में घोषणा की कि वह अपने 7 बक्स प्रोडक्शंस के तहत फिल्म का सहनिर्माण करेंगे। 40 और उन्होंने पैटी जेनकिंस को इस परियोजना का नेतृत्व करने में अपनी रुचि व्यक्त की। 41 हालांकि जुलाई 2017 में जेम कोलेटसेरा को फिल्म के निर्देशक के रूप में घोषित किया गया था। 42 जनवरी 2018 में माइकल ग्रीन ने स्क्रिप्ट को फिर से लिखा था, जिस पर पहले जेडी पायने और पैट्रिक मैके ने काम किया था। इसके अलावा एमिली ब्लंट ने भी हस्ताक्षर किए। 43 क्योंकि जॉनसन चाहते थे कि वह उनकी सहकलाकार बने। 2 ब्लंट को उनकी भागीदारी के लिए 8-10 मिलियन के बीच भुगतान किया गया था। 44 कास्टिंग। एडगर रामिरेज ने एगुइरे की भूमिका निभाई है। मार्च 2018 में फिल्म के अन्य पात्रों के लिए एक खुली कास्टिंग कॉल की गई थी, जिसमें 17 से 90 वर्ष की आयु के सभी जातीयताओं के पुरुष और महिलाएं और 6 से 14 वर्ष के बच्चे शामिल थे। उसी महीने जैक व्हाइटहॉल को ब्लंट के चरित्र के भाई के रूप में चुना गया था। 46 6 महीने बाद यह बताया गया कि जॉनसन के साथ फिल्म में उनका एक कमिंग आउट सीन होगा। 14 यह लाइव एक्शन डिज्नी फिल्म में समलैंगिक चरित्र की दूसरी घटना होगी। पहली लेफू थी, जिसे ब्यूटी एंड द बीस्ट के 2017 रूपांतरण में जोश गैड द्वारा चित्रित किया गया था। रिपोर्ट पर कुछ प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोगों ने ऑनलाइन एक सीधे आदमी को कैंप समलैंगिक चरित्र के रूप में कास्ट किए जाने पर गुस्सा व्यक्त किया। 48 अप्रैल 2018 में
एडगर रामिरेज और जेसी प्लेमंस को खलनायक के रूप में कलाकारों में शामिल किया गया था, जिसमें पूर्व में एक विजेता पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था। 49 मई में पॉल जियामाटी को एक क्रस्टी हार्बर मास्टर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 51 जून में क्विम गुटिरेज खलनायकों में से एक की भूमिका निभाने के लिए कलाकारों में शामिल हुए। 52 जुलाई में यह घोषणा की गई कि वेरोनिका फाल्कन, दानी रोविरा और एंडी निमन कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 53 फाल्कन को ट्रेडर सैम के रूप में लेने से पहले थीम पार्क में एक पुरुष चरित्र से प्रेरित भूमिका, इस बात पर चर्चा हुई कि क्या भूमिका फिल्म में पुरुष या महिला चरित्र होगी। 54 फिल्मांकन। शूटिंग का पहला चरण 16 मई 2018 को हवाई में शुरू हुआ। 55 जहां वेलुआ फॉल्स के पास काउई के कपाया जलाशय में एक बंदरगाह शहर स्थापित किया गया था। 57 सेट को स्काउट करने में 1 महीने, डिजाइन करने में 2 महीने और बार की बारिश की चुनौतियों के दौरान निर्माण, ड्रेसिंग और लैंडस्केप करने में 4 महीने लगे। 58 अन्य शूट स्थानों में लिहुए शहर, काउई प्लांटेशन रेलवे और हुलिया स्ट्रीम शामिल है। 59 7 सप्ताह के बाद शूटिंग फिर अटलांटा के ब्लैक हॉल स्टूडियो में एक प्रमुख कोर्स के लिए चली गई, जहां नदी की तरह एक बड़े टैंक में एक पूल स्थापित किया गया था, साथ ही इसमें जंगल भी था। 60 कुछ दृश्य एमोरी विश्वविद्यालय के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में भी फिल्माए गए थे। 59 प्रोडक्शन डिजाइनर जीन विंसेंट पुजोस ने खुलासा किया कि दोनों स्थानों पर फिल्मांकन में आसान रसद के लिए 39 फीट लंबी 2 नावें बनाई गई थीं। 61 पाको डेलगाडो ने कहा कि जबकि कुछ सूट 20वीं सदी के मूल है, मुख्य पात्रों और आदिवासियों की वेशभूषा विशेष रूप से फिल्म के लिए बनाई गई थी, जिसके लिए उन्होंने अमेजन में विभिन्न जनजातियों की संस्कृतियों पर शोध किया था। उन्होंने कहा कि ब्लंट की पोशाक के लिए अमेलिया ईयरहार्ट प्रेरणा थीं। 62 जोएल हार्लो ने 400 पृष्ठभूमि पात्रों के लिए मेकअप किया ताकि उनकी उपस्थिति को विस्तार से बताया जा सके कि क्या धूप से झुलस गए हैं या कीड़े के काटने से। उन्होंने 65 आदिवासी पात्रों के लिए टैटू डिजाइन भी बनाए। 64 टानोई रीड और माइल्स हम्फस जॉनसन के स्टंट डबल थे, जबकि लॉरेन शॉ ब्लंट की थीं। फिल्म के छायाकार फ्लेवियो मार्टिनेज लाबियानो ने खुलासा किया कि ब्लू स्क्रीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। पैर के एक सीक्वेंस के लिए मैजेंटा रंग की लाइटों का इस्तेमाल किया गया था। वह कई अन्य फिल्मों के विपरीत रंगीन लंदन इन द समर भी दिखाना चाहते थे, जो सर्दियों में लंदन को दर्शाती है, जब यह कोहरा और नीला है। 66 एरी एलेक्सा A60 प्लस कैमरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए पेनाविजन C सीरीज एनामॉर्फिक लेंस थे। 68 पानी के नीचे के सीक्वेंस को शूट करने के लिए दूसरे टैंक में एक पहेली सेट बनाया गया था और फिर इसे पानी से भर दिया गया था। अंडरवाटर सिनेमेटोग्राफर इयान सीब्रुक ने कहा कि एक साथ शूटिंग करने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगा, जबकि मुख्य कलाकार भी पहले टैंक में शूटिंग में व्यस्त थे। किसी भी मामले में पानी की टंकी में कैमरे के दाईं और बाईं ओर उसके लिए आपातकालीन निकास थे। सेट को क्रेन द्वारा पानी से बाहर निकालना पड़ा, इसलिए उसने पूरे समय कैमरा हाथ में रखा। 68, 69, 70 फिल्मांकन 14 सितंबर को समाप्त हुआ। 71 जिसमें लगभग 95 दिनों की मुख्य फोटोग्राफी हुई। 66 जून 2019 से पहले कुछ रीशूट हुए। 73 जिसमें अटलांटा में 3 सप्ताह लगे। 26 जॉनसन ने साझा किया कि फिल्म द अफ्रीकन क्वीन, रोमांसिंग द स्टोन और इंडियाना जोन्स को श्रद्धांजलि देती है। 74 एथन वान डेर रिन और एरिक आदाहल ने साउंड डिजाइनर के रूप में काम किया, जबकि जोएल नेग्रोन ने फिल्म एडिटर के रूप में काम किया। 26 डीएनईजी के साथ। 75 इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक। 76 रोडियो एफएक्स। 77 राइजिंग सन पिक्चर्स। 19 और वेटा डिजिटल। 78 द थर्ड फ्लोर के साथ दृश्य प्रभाव प्रदान करते हैं। 79
पोस्ट प्रोडक्शन चरण में लगभग 1 साल लग गया। 60 लेकिन महामारी के कारण मार्च 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। हालांकि यह गर्मियों में फिर से शुरू हुआ और सितंबर 2020 में पूरा हुआ। 26 अमेजन नदी का रंग बहुत ही विशिष्ट है। पानी को भूरा दिखना चाहिए था, लेकिन इसकी जैविक प्रकृति को दर्शाने के लिए गंदा नहीं होना चाहिए। हमने 200 से अधिक किस्म के पेड़ भी उगाए और उन्हें वास्तविक जीवन में जिस तरह से वे होते हैं, उसके अनुरूप परिदृश्य में प्रक्रियात्मक तरीके से वितरित किया। हमारे सबसे बड़े शॉट में 10 मिलियन से अधिक पेड़, झाड़ियां और अन्य प्रजातियां शामिल है। माल्टे सरनेस, आरएसपी में वीएफएक्स सुपरवाइजर। 19 फिल्मांकन के बाद और पोस्ट प्रोडक्शन चरण से पहले टीमों को अमेजन वर्षावन, ब्राजील और कोस्टा रिका के जंगल में भेजा गया, जहां उन्होंने प्राचीन वन्यजीवों और विदेशी पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों सहित वास्तविक परिवेश को रिकॉर्ड किया, ताकि विभिन्न प्रकार के माइक्रोफोन का उपयोग करके, जिसमें एम्बिसोनिक और पैराबोलिक शामिल है, फिल्म के लिए बैकग्राउंड इफेक्ट लाइब्रेरी बनाई जा सके। 26-19 संदर्भ फोटोग्राफी और फुटेज के लिए 2 एलेक्सा मिनिस, 1 ड्रोन और कई कैमरों का उपयोग किया गया, जिसमें लगभग 3 सप्ताह लगे। 80बंदरगाह शहर, पानी और जंगल सभी को सीमित पैमाने पर बनाया गया था और पृष्ठभूमि बनाने के लिए सीजीआई के माध्यम से बढ़ाया गया था। कोलोराडो नदी पर प्लेट शॉट्स भी कैप्चर किए गए थे। इनका उपयोग अशांत और वातित पानी को एनिमेट करने के लिए किया गया था, इसलिए नाव को नदी पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एनिमेट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी यात्रा फिल्म में दिखाई गई है। 80-81 3D टीम ने पानी से परावर्तित प्रकाश, चारों ओर उड़ते कीड़े और पत्तियों पर चमकती ओस जैसे प्रभाव बनाए, इसलिए फिल्म का मौसम गर्मियों में नम दिखता है। 19-80 एक टैंक में शूट करने के बाद पनडुब्बी को भी डिजिटल रूप से बहाया गया था। टारपीडो द्वारा विस्फोटों को देखने के लिए रबर और लकड़ी के ढांचे का उपयोग किया गया था। 19इसमें सबसे बड़ी चाल नाव की कला प्रत्यक्षता थी, जिस गति से आप रैपिड से गुजरे और यह किस तरह की छपाके बनाता था। मुझे लगता है कि इस तरह के अनुक्रम के साथ यह भौतिकी में बहुत गहराई से दफन है, और अगर आप उस भौतिकी को धोखा देने की कोशिश करना शुरू करते हैं, जो कि अक्सर होता है, तो सिमुलेशन सामान खिड़की से बाहर चला जाता है और यह सब कुछ तोड़ देता है। ल्यूक मिलर, वीएफएक्स सुपरवाइजर, वेटा डिजिटल। 81 प्रॉक्सिमा के चरित्र को चित्रित करने के लिए जगुआर मॉर्फसूट में एक स्टंट अभिनेता, साथ ही एक भरवां खिलौना सेट पर थे। फिल्म के लिए इसे एनिमेट करने के लिए बड़ी बिल्लियों की प्लेटों का एक संग्रह इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 3D मॉडलिंग और मूर्तिकला से पहले सैन डिएगो चिड़ियाघर में एक मादा जगुआर से लिए गए अधिकांश संदर्भ थे। उसके माथे पर एक निशान, एक मुड़ा हुआ कान और मांसपेशियों और त्वचा प्रणाली जैसे विवरण थे। अन्य जानवरों को भी बातचीत के प्रति अपनी प्रतिक्रिया बनाने के लिए देखा गया था। एक पालतू बिल्ली ने भी बेबी प्रॉक्सिमा के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। 30-26-82 गुलाबी नदी डॉल्फिन के दृश्यों में प्रत्येक को अपने स्वयं के चरित्र का निर्माण करने के लिए अलग से एनिमेटेड किया गया था। 83 जबकि पिरान्हा को भी सीजीआई के साथ बनाया गया था। 69-82 विजेताओं को एनिमेट करने के लिए प्रत्येक चरित्र को अलग-अलग शारीरिक अंगों के साथ बनाया गया था, ताकि वह पूरी तरह से मानव न लगे। एनिमेशन के लिए सांपों की वास्तविक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए सामग्री एकत्र की गई थी। 19 और चरित्र को सर्प जैसा बनाया गया था। दबाव वाली हवा छोड़ने से सांप की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। मर गाय के लिए कोस्टा रिका के जंगल से मेंढकों को रिकॉर्ड किया गया था, जबकि मधुमक्खी के छत्ते वाले आदमी के लिए छत्ते से टपकने की आवाज का इस्तेमाल किया गया था। पैर वाले आदमी के लिए लकड़ी के तनाव की आवाज का इस्तेमाल किया गया था, जिसका चरित्र उसके कुछ चेहरे के भावों को छोड़कर पूरी तरह से एनिमेटेड था। शुरुआत में
अलग अलग विशेषताओं वाले विजेताओं के बारे में और अधिक जानने के विचार थे, लेकिन ये केवल 4 पर ही तय हुए। 26、84、जीवन के पेड़ के दृश्य को बरगद के पेड़, बाओबाब, अंगकोर वाट और देशी दक्षिण अमेरिकी पेड़ों से प्रेरणा लेकर एनिमेटेड किया गया था ताकि इसे एक प्राचीन रूप दिया जा सके। शाखाओं को उच्च रिजोल्यूशन में बनाया गया था ताकि पेड़ बहुत ही जैविक और घुमावदार बना रहे। पेड़ की वृद्धि और पंखुड़ी के बदलावों को देखा गया और प्रकाश संतुलन पर विचार किया गया ताकि विभिन्न शॉट्स को मर्ज करने के बाद पंखुड़ियों की उजागर और वापस चमक को एनिमेट किया जा सके। 85 अनुक्रम में पूरी तरह से डिजिटल वर्ण भी शामिल है। 84、अधिकांश पर्यावरणीय परिवेश और जल तत्व हुडिनी पर बनाए और एनिमेटेड किए गए थे, जबकि हरियाली को स्पीडट्री पर विकसित किया गया था। 80、81、83、संगीत। मुख्य लेख जंगल क्रूज साउंड ट्रैक। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने जंगल क्रूज का संगीत तैयार किया। मेटालिका ने उनके एक ट्रैक के वाद्य संस्करण के लिए भी सहयोग किया। जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई कि जेम्स न्यूटन हॉवर्ड फिल्म स्कोर संगीतकार के रूप में प्रोडक्शन में शामिल हुए। 86 अगस्त 2020 तक यह पता चला कि मेटालिका ने फिल्म के लिए नथिंग एल्स मैटर्स गीत के वाद्य संस्करण पर हॉवर्ड के साथ सहयोग किया। बैंड के ड्रमर लार्स उल्रिच के अनुसार, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के अध्यक्ष सीन बेली ने महसूस किया कि जंगल क्रूज डिज्नी और मेटालिका के बीच सहयोग के लिए सही फिट था, जिसके बाद मेटालिका ने फिल्म पर काम किया। बेली हमेशा सही मैच की तलाश में रहते थे, जहां कोई ऐसा तरीका हो जिससे मेटालिका किसी डिज्नी प्रोजेक्ट में योगदान दे सके। 87 कोविड-19 महामारी के कारण बैंड के सदस्यों ने अपने अपने स्टूडियो से अपने हिस्से रिकॉर्ड किए। 88、स्कोर फरवरी 2020 में 99 व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें लॉस एंजिल्स मास्टर चोरेल के 40 सदस्यों द्वारा गायन प्रदान किया गया था। क्षेत्रीय स्वाद जोड़ने के लिए हॉवर्ड ने पेनपाइप और ब्राजील के परक्यूशन उपकरणों को शामिल किया। 88 लगातार मेटालिका सहयोगी ग्रेग फिडेलमैन ने सहयोगी निर्माता और इंजीनियर के रूप में काम किया। 89 साउंड ट्रैक एल्बम 30 जुलाई 2021 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 90、रिलीज नाट्य और स्ट्रीमिंग। जंगल क्रूज का विश्व प्रीमियर 24 जुलाई 2021 को कैलिफोर्निया के अनाहेम में डिज्नीलैंड रिजॉर्ट में हुआ था। 91 इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 जुलाई 2021 को डॉल्बी सिनेमा, रियलिटी 3D, 4DX और IMAX में एक साथ सिनेमाघरों में और डिज्नी प्लस पर प्रीमियर एक्सेस के साथ US 29.99 में रिलीज किया गया था। 92 29 जुलाई 2021 को एल कैपिटन थिएटर में D23 द्वारा इसकी विशेष स्क्रीनिंग की गई थी। 93、शुरुआत में इसे 11 अक्टूबर 2019 के लिए स्लेट किया गया था, जिसे 24 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया था। 94 और कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। मई 2021 में डिज्नी ने घोषणा की कि फिल्म को सिनेमाघरों में और प्रीमियर एक्सेस के साथ डिज्नी प्लस पर एक साथ रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ब्राजील और यूरोप जैसे बाजारों में SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट के बढ़ने के कारण थिएटर बंद है। 92 95 यह अब तक की आखिरी डिज्नी प्लस प्रीमियर एक्सेस रिलीज है, जिसमें डिज्नी ने स्ट्रीम पर आने से पहले ज्यादातर 45 दिवसीय एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल विंडो की स्थापना की है। 96、इसे भारत में 24 सितंबर 97 और चीन में 12 नवंबर 2021 को भी रिलीज किया गया। 98、होम मीडिया। जंगल क्रूज की 31 अगस्त को डिजिटल रिलीज हुई और इसे 4K, ब्लूरे और DVD के माध्यम से 16 नवंबर को रिलीज किया गया। इसमें 16 मिनट के 11 हटाए गए दृश्य और 6 बोनस फीचर शामिल है। 99、100、इसने NPD वीडियो स्कैन फर्स्ट अलर्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो समग्र डिस्क बिक्री और ब्लूरे बिक्री दोनों में पहले स्थान पर रहा। 55% बिक्री ब्लूरे से हुई,
जिसमें 4K ब्लूरे से 16% और पारंपरिक ब्लूरे से 39% शामिल थे। 101 अगले हफ्ते ब्लैक फ्राइडे के आसपास दी जाने वाली छूट के कारण इसे F9 द्वारा दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिया गया। 102 जबकि रेडबॉक्स के किराए चार्ट पर पहले स्थान पर रहा। 103 तीसरे हफ्ते में यह समग्र डिस्क बिक्री में तीसरे स्थान पर गिर गया। 104 जबकि रेडबॉक्स किराए चार्ट पर अपना स्थान बरकरार रखा। 105 स्वागत PVOD दर्शक संख्या। अपने शुरुआती सप्ताहांत में डिज्नी ने बताया कि फिल्म ने दुनिया भर में डिज्नी प्लस प्रीमियर की बिक्री से $30 मिलियन कमाए। सांबा टीवी ने कहा कि इसमें से $23.3 मिलियन 7,70,000 अमेरिकी घरों से आए। 106 रिलीज के पहले 10 दिनों के दौरान सांबा ने बताया कि फिल्म को 1.5 मिलियन घरों में स्ट्रीम किया गया था, जिससे घरेलू प्रीमियर एक्सेस की कुल कमाई $44.98 मिलियन हो गई। 107 अपने पहले 30 दिनों के अंत तक दर्शकों की संख्या 2.2 मिलियन घरों तक बढ़ गई थी, जिससे अनुमानित राजस्व $66 मिलियन हो गया था। 3 डिस्क पर रिलीज होने के बाद फिल्म लगातार 2 हफ्तों तक रेडबॉक्स के डिजिटल चार्ट में शीर्ष पर रही। 108 103 तीसरे हफ्ते में यह चौथे स्थान पर आ गई। 105 जनवरी 2022 में टेक फर्म अकामाई ने बताया कि जंगल क्रूज 2021 की 10वीं सबसे अधिक पायरेटेड फिल्म थी। 109 जंगल क्रूज ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $117 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $104 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $221 मिलियन की कमाई हुई। 4.5 $362 मिलियन की अनुमानित संयुक्त उत्पादन और प्रचार लागत के साथ फिल्म को ब्रेक इवन के लिए दुनिया भर में लगभग $500 मिलियन की कमाई करने की आवश्यकता थी। 106 110 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जंगल क्रूज को स्टिल वाटर और द ग्रीन नाइट के साथ रिलीज किया गया था। इसे 4,310 सिनेमाघरों से लगभग $25 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 111 फिल्म ने अपने पहले दिन $13.4 मिलियन कमाए, जिसमें गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $2.7 मिलियन शामिल थे। यह थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर पहुंचने के लिए $35 मिलियन से शुरुआत की। 112 उद्घाटन को उद्योग के अंदरूनी सूत्रों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया मिली। कुछ ने कहा कि फिल्म अनुमानों से ऊपर खत्म करने में सफल रही, जबकि अन्य ने संभावित ग्रॉस को खाने के लिए महामारी और एक साथ डिजिटल रिलीज को दोषी ठहराया। एक वित्तीय अंदरूनी सूत्र ने डेडलाइन हॉलीवुड को बताया कि मॉडल कुल स्ट्रीमिंग राजस्व को कम करता है और साथ ही फिल्म की थिएट्रिकल ग्रॉस में कटौती करता है। 106 110 113 फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताहांत में $9 मिलियन, 114 चौथे में $6.2 मिलियन, 115 और पांचवें में $5 मिलियन कमाए। 116 अन्य क्षेत्रों में फिल्म ने 47 बाजारों से $27.6 मिलियन की कमाई की, जो इसके $40 मिलियन अनुमानों से कम थी। इसके सबसे बड़े बाजार यूके $3.2 मिलियन, फ्रांस $1.6 मिलियन और दक्षिण कोरिया $1.2 मिलियन थे। 117 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने 49 बाजारों से $15.1 मिलियन कमाए, जिसमें सबसे अधिक कमाई यूके $8.5 मिलियन, रूस $5.9 मिलियन, फ्रांस $4.2 मिलियन, जापान $4 मिलियन और सऊदी अरब $2.7 मिलियन से हुई। 118 चीन में इसने अपने पहले सप्ताहांत में $3.3 मिलियन कमाए, जो बॉक्स ऑफिस चार्ट पर 5वें स्थान पर रहा। मीडिया आउटलेट्स द्वारा इसे निराशाजनक शुरुआत माना गया। 119 120 अगले सप्ताहांत में यह 7वें स्थान पर आ गई। 121 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर
347 आलोचकों की 63% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6/10 है। वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है। इसका शिल्प कुछ क्लासिक रोमांचों की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन जंगल क्रूज एक मजेदार, परिवार के अनुकूल यात्रा बनी हुई है। 122 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 52 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 123 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टर ट्रैक ने बताया कि 80% दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 60% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 106, वैरायटी के लिए लिखते हुए ओवेन ग्लीबरमैन ने जॉनसन और ब्लंट की केमिस्ट्री की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म थोड़ी पुरानी शैली की है और यह दर्शकों को मनोरंजन के साथ इस तरह से जीवंत और साथ ही साथ उतावले तरीके से पेश करती है कि कई बार आपको लगेगा कि आप सुरक्षात्मक गियर पहने हुए हैं। 124 डबल टोस्टेड के कोरी कोलमैन और मार्टिन थॉमस दोनों ने इसे अपेक्षाकृत सकारात्मक समीक्षा दी, यहां तक कि यह अनुमान लगाने की हद तक कि अन्य आलोचक केवल इसके आधार के कारण इसकी नकारात्मक आलोचना करेंगे। हालांकि वे दोनों जैक व्हाइटहॉल के चरित्र के चित्रण पर विभाजित थे, जहां थॉमस ने इसे LGBT पात्रों के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में पाया, वहीं कोलमैन ने इसे कुछ हद तक दिखावटी और अनावश्यक पाया। 125, रोलिंग स्टोन के समीक्षक डेविड फियर ने फिल्म को 2.55 स्टार दिए और इसे मैजिक किंगडम की विंटेज बोट राइड को अगली बड़ी अंतहीन गर्मियों की फिल्म के रूप में बेचने का प्रयास कहा, और कहा कि ब्लंट के कॉमिक प्रदर्शन का तीखा सेब कुरकुरा जॉनसन के बीफकेक के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, जिसे हैम के साथ परोसा जाता है। 126 द न्यूयॉर्क टाइम्स में जीनेट कैट्सोलिस ने एक नकारात्मक समीक्षा लिखी कि फिल्म एक गंदगी भरी गंदगी है, जिसमें अधिकांशतः अस्पष्ट कथानक है, और कहा कि यह एक स्पष्ट रूप से नकली विदेशीपन को प्रदर्शित करता है, जो इसके दो प्रमुखों के बीच जबरन की गई फ्रिसन की तरह सपाट लगता है। 127 ABC न्यूज के लिए लिखते हुए समीक्षक पीटर ट्रेवर्स ने टिप्पणी की कि बेहतर फिल्मों के स्पेयर पार्ट्स से बनी और 2 घंटे से अधिक लंबाई वाली फिल्म कम ध्यान अवधि पर कठिन होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह हॉन्टेड मेशन और टुमोरोलैंड से बेहतर है, जो डिज्नी की सवारी पर आधारित अन्य फिल्में हैं। 128, प्रशंसा। पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। पीपुल्स चॉइस अवार्ड 7 दिसंबर 2021 2021 की कॉमेडी फिल्म जंगल क्रूज मनोनीत 129। 2021 के पुरुष फिल्म स्टार ड्वेन जॉनसन जीत गया। 2021 का कॉमेडी मूवी स्टार जीत गया। एमिली ब्लंट मनोनीत। आक्ता पुरस्कार 8 दिसंबर 2021 सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव या एनिमेशन। जून 2019 में कोलेटसेरा ने एडम स्टीकील द्वारा लिखित और ड्वेन जॉनसन द्वारा अभिनीत ब्लैक एडम का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। जॉनसन ने हीराम गार्सिया, डैनी गार्सिया, बियू फ्लिन और स्कॉट शेल्डन के साथ इस परियोजना पर एक निर्माता के रूप में काम किया। जंगल क्रूज पर अपने काम के बाद कोलेटसेरा निर्देशन के लिए सबसे आगे निकले। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, न्यू लाइन सिनेमा, DC फिल्म्स, 7 बक्स प्रोडक्शंस और फ्लिन पिक्चर्स कंपनी फिल्म स्टूडियो के बीच एक सहनिर्माण है। 15-16 उत्पादन अप्रैल 2021 में शुरू हुआ। 17, आगामी परियोजनाएं। मार्च 2019 में द रैप ने बताया कि कोलेटसेरा 1981 की फिल्म एस्केप टू विक्ट्री की रीमेक विक्ट्री का निर्देशन करने वाले थे। 18, अगस्त 2021 में कोलेटसेरा ने जंगल क्रूज के सीक्वल का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 19, कोलेटसेरा नेटफ्लिक्स के लिए एक आगामी थ्रिलर का निर्देशन करने के लिए भी तैयार है, जिसका शीर्षक कैरीन है। यह एक TSA एजेंट को ब्लैकमेल करके
एक खतरनाक पैकेज को उड़ान में चढ़ने की अनुमति देने की कहानी पर आधारित होगा और इसमें टेरॉन एगर्टन और जेसन बेटमैन मुख्य भूमिका में होंगे। 20 फरवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि कोलेत्सेरा जेसन ब्लम के ब्लमहाउस प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और डेनियल डेडवाइलर अभिनीत द वुमन इन द यार्ड का निर्देशन करेंगे। यह फिल्म मूल रूप से 10 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली थी, 21 लेकिन मार्च 2024 में रिलीज शेड्यूल से हटा दी गई। 22 व्यक्तिगत जीवन। कोलेत्सेरा लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के हॉलीवुड हिल्स वेस्ट परोस में रहती है। 23 एक अमेरिकी लेखक और निर्माता है। टेलीविजन के लिए लिखने के अलावा ग्रीन ने कई फीचर फिल्मों की पटकथाएं लिखी है या उनका सहलेखन किया है, जिनमें लोगान, एलियन, कॉवनेंट, ब्लेड रनर 2049 और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस शामिल है, जो सभी 2017 में रिलीज हुई। लोगान के लिए, जिसे उन्होंने जेम्स मैनगोल्ड और स्कॉट फ्रैंक के साथ मिलकर लिखा था, ग्रीन को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ग्रीन न्यूयॉर्क के मामारोनेक में एक रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे के रूप में पले बड़े। उनका परिवार यहूदी है और उनकी मां इजरायली है। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। स्नातक होने के बाद ग्रीन न्यूयॉर्क वापस आ गए और उन्हें एचबीओ में जूनियर डेवलपमेंट की नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने अपना कार्यदिवस अन्य लेखकों की स्क्रिप्ट पढ़ने में बिताया। कैरियर। ग्रीन का पहला टेलीविजन लेखन क्रेडिट सेक्स एंड द सिटी पर था। वह 2009 की एनबीसी सीरीज किंग्स के निर्माता और लेखक थे, जो किंग डेविड की बाइबिल की कहानी पर आधारित एक नाटक है, लेकिन एक वैकल्पिक वर्तमान में सेट है। अन्य टेलीविजन क्रेडिट में एवरवुड, स्मॉलविले, जैक एंड बॉबी और हीरोज भी शामिल है। 2007 में ग्रीन को हीरोज के बाकी लेखन स्टाफ के साथ उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए एमी और नई सीरीज के लिए WGA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हीरोज ने 33वें वार्षिक पीपुल्स च्वाइस अवार्ड्स में पसंदीदा नए टीवी ड्रामा के लिए पुरस्कार जीता। 2009 में ग्रीन को 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा अकीवा गोल्डस्मैन के साथ फैंटास्टिक फॉर के शुरुआती मसौदे को लिखने के लिए काम पर रखा गया था। ग्रीन का फीचर लेखन करियर 2011 में ग्रीन लैंटर्न के साथ शुरू हुआ। उन्होंने 2017 में रिलीज हुई 4 फिल्में लिखी या सहलिखी: जेम्स मैंगोल्ड की लोगान, रिडले स्कॉट की एलियन, कॉवेनेंट 4, डेनिस विलेन्यूवे की ब्लेड रनर 2049, 5 और केनेथ ब्रानक की मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। उन्होंने ब्रायन फुलर के साथ स्टारज सीरीज अमेरिकन गॉड्स का विकास, लेखन और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। यह नील गैमन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। नवंबर 2017 में डेथ ऑन द नाइल, इसी नाम के उपन्यास का एक रूपांतरण, ग्रीन के पटकथा लेखक के रूप में लौटने के साथ सक्रिय विकास में बताया गया था। 7 फरवरी 2018 तक ब्रानक और ग्रीन दोनों को क्रमशः निर्देशक और लेखक के रूप में लौटने की पुष्टि की गई थी। 8 हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक समग्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। 9 अक्टूबर 2023 तक वह नेटफ्लिक्स के लिए प्रशंसित वीडियो गेम बायोशॉक का फिल्म रूपांतरण लिख रहे हैं। 10 नवंबर 2023 में ग्रीन को मार्वल स्टूडियोज के ब्लेड के लिए एक नई पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 11 कॉमिक पुस्तकें। डीसी कॉमिक्स के योगदानकर्ता ग्रीन कई ग्राफिक उपन्यासों के लेखक और सहलेखक है, जिनमें बैटमैन, लवर्स और मैरमैन शामिल है। उन्होंने माइक जॉनसन के साथ सुपरमैन, बैटमैन और सुपरगर्ल के न्यू 52 रीबूट के साथ-साथ ब्लेड रनर कॉमिक सीरीज ब्लेड रनर 2019 का सहलेखन किया। फिल्मोग्राफी। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक: पॉल एडवर्ड वैलेंटाइन जियामाटी बटा DIMTI बटा MAHT, जन्म 6 जून 1967, एक अमेरिकी अभिनेता है। उनके पुरस्कारों में
प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब्स के साथ साथ 2 अकादमी पुरस्कार और 1 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। येल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कई नाट्य प्रस्तुतियों में अभिनय किया। जियामाटी ने टॉम स्टॉपर्ट के नाटक आर्केडिया 1995 में एजरा चैटर की भूमिका निभाकर ब्रॉडवे में अपनी शुरुआत की। बाद में उसी वर्ष उन्होंने डेविड हरे के नाटक रेसिंग डेमन 1995 में रेव डोनाल्ड स्ट्रीकी बेकन की भूमिका निभाई। वह एंटोन चेखव की 3 सिस्टर्स 1997 और यूजीन ओनील की द आइसमैन कॉमेट 1999 के पुनरुद्धार में थिएटर में लौट आए। फिल्म में जियामाटी की ब्रेकआउट भूमिका प्राइवेट पार्ट्स 1997 में थी, जिसके कारण उन्हें माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग 1997, सेविंग प्राइवेट रयान 1998 और मैन ऑन द मून 1999 में सहायक भूमिकाएं मिलीं। उन्होंने अमेरिकन स्प्लेंडर 2003, साइडवेज 2004, विन विन 2011 और प्राइवेट लाइफ 2018 में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने द इल्यूजनिस्ट 2006, फ्रेड क्लॉस 2007, द आइड्स ऑफ मार्च 2011, 12 ईयर्स ए स्लेव 2013 और सेविंग मिस्टर बैंक्स 2013 में भी अभिनय किया है। उन्होंने प्लेनेट ऑफ द एप्स 2001 में लिम्बो, लव एंड मर्सी 2014 में यूजीन लैंडी और स्ट्रेट आउटा कॉम्पटन 2015 में जेरी हेलर की भूमिका भी निभाई। उन्होंने सिंड्रेला मैन 2005 में जो गोल्ड की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया और द होल्डोवर्स 2023 में असंतुष्ट शिक्षक पॉल हनहम की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। टेलीविजन पर जियामाटी ने HBO मिनी सीरीज जॉन एडम्स 2008 में मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली और प्राइम टाइम एमी और गोल्डन ग्लोब सहित कई पुरस्कार मिले। उन्होंने शोटाइम टेलीविजन सीरीज बिलियन 2016 से 2023 में US अटॉर्नी चक रोड्स जूनियर के रूप में अभिनय किया और HBO फिल्म टू बिग टू फेल 2011 में बेन बर्नांके और ITV सीरीज डाउटन एबे 2013 में हेरोल्ड लेविंसन के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए एमी नामांकन अर्जित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पॉल एडवर्ड वैलेंटाइन जियामाटी 1 का जन्म 6 जून 1967, 2 को न्यू हेवन, कनेक्टिकट में हुआ था। वे 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एंजेलो बार्टलेट जियामाटी येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो बाद में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और बाद में मेजर लीग बेसबॉल के आयुक्त बने। 3 उनकी मां टोनी मर्लिन जियामाटी नी स्मिथ एक गृहिणी और अंग्रेजी शिक्षिका थीं, जो हॉपकिंस स्कूल में पढ़ाती थी और पहले अभिनय भी कर चुकी थीं। उनके दादा का परिवार टेलिसे में से इतालवी प्रवासी थे। परिवार का उपनाम मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने से पहले जियामाटेई, इतालवी उच्चारण DMATTI लिखा गया था। 5 उनकी नानी की न्यू इंग्लैंड में गहरी जड़ें थीं, जो औपनिवेशिक युग से जुड़ी थीं। 6 जियामाटी के भाई मार्कस एक अभिनेता भी है और उनकी बहन एलेना एक आभूषण डिजाइनर थीं। जियामाटी ने येल में पढ़ाई की, जहां वे स्नातक थिएटर दृश्य में सक्रिय थे और साथ ही अभिनेताओं और येल के छात्रों रॉन लिविंगस्टन और एडवर्ड नॉर्टन के साथ काम किया। उन्होंने 1989 में अंग्रेजी में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और येल स्कूल ऑफ ड्रामा से ललित कला की डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने अर्ल आर गिस्टर के साथ अध्ययन किया। उन्होंने ब्रॉडवे और सिएटल के एनेक्स थिएटर के साथ 1989 से 1992 तक के कार्यकाल सहित कई नाट्य प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया। 7 1990 के दशक की शुरुआत में कुछ छोटी टेलीविजन और फिल्म भूमिकाओं में दिखाई देने से पहले। उद्धरण वांछित 2023 में
जियामाटी को येल से डॉक्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कैरियर। उन्होंने एबीसी द्वारा निर्मित टेलीविजन फिल्म शील टेक रोमांस 1990 से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। नियोनोइर पास्ट मिडनाइट 1991 और रोमांटिक कॉमेडी सिंगल्स 1992 में छोटी भूमिकाओं के बाद उन्होंने वुडी एलेन की कॉमेडी फिल्म माइटी एफ्रोडाइट 1995 और सिडनी पोलाक की रोमांटिक कॉमेडी रीमेक सबरीना 1995 में अभिनय किया। उसी वर्ष मार्च में उन्होंने टॉम स्टॉपर्ट की आर्केडिया में एजरा चैटर की भूमिका निभाते हुए अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। विंसेंट कैनबी ने इस भूमिका को एक असहाय रूप से मजेदार सहायक के रूप में वर्णित किया। 9 नवंबर में उन्होंने डेविड हरे की रेसिंग डेमन में रेव डोनाल्ड बेकन की भूमिका निभाई। ये दोनों प्रोडक्शन लिंकन सेंटर थिएटर में हुए। 1997 में जियामाटी ने हॉवर्ड स्टर्न की प्राइवेट पार्ट्स के फिल्म रूपांतरण में केनी पिग वॉमिट रस्टन के रूप में अपनी पहली हाई प्रोफाइल भूमिका निभाई। स्टर्न ने अपने रेडियो कार्यक्रम में अक्सर जियामाटी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित करने का आह्वान किया। शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने जियामाटी के प्रदर्शन को अच्छी तरह से निभाया गया बताया। 10 उसी वर्ष वह वुडी एलन के साथ फिर से जुड़े और कॉमेडी डिकंस्ट्रक्टिंग हैरी 1997 में अभिनय किया। उन्होंने जूलिया रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली रोमांटिक कॉमेडी माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग 1997 में रिचर्ड द बेलमैन के रूप में एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका भी निभाई। वैरायटी के ग्रेग इवांस ने लिखा, जियामाटी बहनों के चिंतनशील निराश भाई आंद्रेई के रूप में रिचर्ड लुइस के स्टैंड अप रूटीन की तरह शहरी न्यूरोसिस निभाता है, फिर जब मुश्किलें आती है तो अस्थिर आवाज वाले मेलोड्रामा में फिसल जाता है। 1998 में जियामाटी ने पीटर वियर के नाटक द ट्रूमैन शो, स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक सेविंग प्राइवेट रयान और एक्शन थ्रिलर द नेगोशिएटर सहित बड़े बजट की फिल्मों में कई सहायक भूमिकाओं में काम किया। 1999 में उन्होंने मिलोस फॉर्मन की एंडी कॉफमैन बायोपिक मैन ऑन द मून में बॉब जमुरा और टोनी क्लिफ्टन की भूमिका निभाई। जियामाटी ने 2000 के दशक की शुरुआत में लगातार काम करना जारी रखा और डुएट्स 2000, बिग मॉमा हाउस 2000, प्लेनेट ऑफ द एप्स 2001 और बिग फैट लायर 2002 सहित प्रमुख स्टूडियो रिलीज में काम किया। 2003 से 2015 स्थापित अभिनेता। 2003 में जियामाटी ने अमेरिकन स्प्लेंडर फिल्म में अपनी मुख्य भूमिका के बाद आलोचकों की प्रशंसा अर्जित करना शुरू कर दिया। 2004 में जियामाटी ने स्वतंत्र रोमांटिक कॉमेडी साइडवेज के साथ मुख्यधारा की पहचान और प्रसिद्धि प्राप्त की। सांता बारबरा वाइन कंट्री में छुट्टियां मना रहे एक उदास लेखक की उनकी भूमिका ने उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन और एक स्वतंत्र स्पिरिट अवार्ड दिलाया और उन्हें कई महत्वपूर्ण फिल्म समीक्षक समूहों न्यूयॉर्क, शिकागो, टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को, ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स द्वारा एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नाम दिया गया। साइडवेज की व्यावसायिक सफलता के बाद जियामाटी सिंड्रेला मैन में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। उन्हें गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। 2006 में जियामाटी एम. नाइट श्यामलन की लेडी इन द वाटर में मुख्य भूमिका में थे, जो एक अलौकिक थ्रिलर थी। इसके बाद एनिमेटेड फिल्म द एंट बुली और नील बर्गर की ड्रामा द इल्यूजनिस्ट में एडवर्ड नॉर्टन के सहकलाकार थे। 2010 में जियामाटी ने 2007 की फिल्म शूट एम अप में एक्शन मूवी में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि द नैनी डायरीज और फ्रेड क्लॉस में अभिनय किया। 2008 में जियामाटी को 2008 HBO मिनीसीरीज जॉन एडम्स में उनके शीर्षक प्रदर्शन के लिए मिनीसीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए एमी अवार्ड 12 मिला। साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड 13 भी मिला और उन्होंने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी जीता। हॉलीवुड रिपोर्टर के बैरी गैरोन ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए लिखा, जियामाटी एडम्स के रूप में शानदार है। वह अपने चित्रण में निडर है। उन्हें विश्वास है कि उनके नवोदित राष्ट्र के लिए चरित्र के सभी बलिदान उनके कई चरित्र दोषों की भरपाई से अधिक होंगे। 14 एम्पायर के विलियम थॉमस ने सहमति जताते हुए कहा, अभिनय, विशेष रूप से गियामाटी द्वारा चिरचिरे एडम्स और लॉरा लिन्नी द्वारा उनकी पत्नी अबीगैल के रूप में, जिन्होंने उन्हें घमंड से दूर रखा, प्रामाणिकता का स्पर्श है, तब भी जब राजनीति के बड़े घूंटों का बोझ था। 15 उसी वर्ष उन्होंने स्वतंत्र फिल्म प्रिटी बर्ड में अभिनय किया, जो रॉकेट बेल्ट के आविष्कार के पीछे के नाटक के बारे में एक काल्पनिक पुनर्कथन है। 16 2010 की फिल्म बार्नीज वर्जन में अपनी भूमिका के लिए जियामाटी को मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब 17 पुरस्कार मिला। एसोसिएटेड प्रेस ने जियामाटी की प्रशंसा करते हुए इसे बिल्कुल सही बताया और कहा, यह तस्वीर निस्संदेह अपने घर और जन्मभूमि में और संभवतः उससे परे उस गुनी जियामाटी प्रदर्शन से उत्साहित होकर प्रशंसा प्राप्त करेगी। 18 जियामाटी ने कॉमेडी ड्रामा फिल्म विन विन में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 19 एनपीआर के स्कॉट टोबियास ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा, अब तक जियामाटी व्यक्तित्व को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, हताशा और निराशा, तीखी बुद्धि से संयमित, लेकिन अभिनेता का हर प्रदर्शन एक हिमपात की तरह है। 20 उसी वर्ष उन्होंने आयरनक्लेड, द हैंगओवर पार्ट 2 और द आइड्स ऑफ मार्च में छोटी भूमिकाएं निभाईं। जियामाटी वायरल वैक्स पॉल नाउ अभियान का विषय है, जो अभिनेता को उनकी समानता में मैडम तुसाद मोम की प्रतिमा दिलाने के लिए प्रेरित करता है। 37 आंदोलन को पहली बार राष्ट्रीय प्रसिद्धि तब मिली जब जियामाटी स्टीफन कोलबर्ट के साथ द लेट शो में दिखाई दिए और मेजबान स्टीफन कोलबर्ट के साथ अभियान पर चर्चा की। 37 इसके बाद और बाद में बजफीड, 38 और द एवी क्लब। 37 में अन्य लेखों के बाद मैडम तुसाद न्यूयॉर्क ने घोषणा की कि वे 25 मार्च 2018 को बिलियन सीजन 3 के प्रीमियर के साथ जियामाटी के सम्मान में एक पार्टी की मेजबानी करेंगे, जिसमें वैक्स पॉल नाउ आंदोलन के संस्थापक बोलेंगे। 39 तुसाद ने घोषणा की कि अगर change.org याचिका पर पार्टी से पहले 9 दिनों में 5 लाख हस्ताक्षर प्राप्त हो जाते हैं, तो वे जियामाटी की मोम की प्रतिमा बनाने के लिए सहमत हो जाएंगे। 39 चूंकि याचिका समय पर पर्याप्त हस्ताक्षर प्राप्त करने में असमर्थ थी, इसलिए वैक्स पॉल नाउ अभियान अभी भी जारी है। 40 अभियान को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म का प्रीमियर अक्टूबर 2019 में वर्जीनिया फिल्म फेस्टिवल में किया गया। 41 व्यक्तिगत जीवन जियामाटी ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हाइट्स इलाके में रहते हैं। 42 और 1997 से 2000 के दशक में एक अज्ञात तिथि तक एलिजाबेथ कोहेन से विवाहित थे। उनका एक बेटा है, सैमुअल। हालांकि वह धार्मिक नहीं है, लेकिन उसने कहा, मेरी पत्नी यहूदी है और मुझे अपने बेटे के यहूदी के रूप में बड़े होने से कोई दिक्कत नहीं है। 43 जियामाटी एक नास्तिक है, हालांकि उसके लिए धर्म अब मेरे जीवन में बचपन की तुलना में अधिक है। 44 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका निर्देशक टिप्पणियां 1991 मध्य रात्रि के उपरांत लैरी कैनिप-जान एलियासबर्ग 1992个中本 आदमी कैमरून क्रो 1995 शक्तिशाली एफ्रोडाइट एक्स्ट्रा गिल्ड रिसर्चर वुडी एलेन सबरीना स्कॉट सिडनी पोलाक 1996 हवादार कमरे जॉर्ज जॉन शेरमैन पहले और बाद में जूरी के सदस्य बारबेट श्रोएडर अमान्य 1997 गेना की गिरफ्तारी जासूस विल्सन हन्ना वियर डॉनी ब्रास्को एफबीआई तकनीशियन माइक न्यूवेल निजी अंग केनी पिग वॉमिट
रश्टन बेट्टी थॉमस। मेरे यार की शादी है, रिचर्ड द बेलमैन। फ्राइडे नाइट लाइट्स 2006 से 2011 में लैंड्री क्लार्क की भूमिका से सफलता हासिल की। बाद में उन्होंने एएमसी क्राइम ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड 2012 से 2013 के सीजन 5 और इसकी सीक्वल फिल्म एल कैमिनो ए ब्रेकिंग बैड मूवी 2019 में टॉड अल्क्विस्ट का किरदार निभाया। एफएक्स एंथोलॉजी सीरीज फार्गो 2015 के सीजन 2 में एड ब्लमक्विस्ट की भूमिका के लिए उन्हें अपना पहला प्राइम टाइम एमी अवार्ड नामांकन मिला और क्रिटिक्स च्वाइस टेलीविजन अवार्ड जीता। प्लेमंस ने द मास्टर 2012, ब्रिज ऑफ स्पाइज 2015, गेम नाइट 2018, द आयरिशमैन 2019, जुरास एंड द ब्लैक मसीहा 2021 और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 2023 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने अदर पीपल 2016 और आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स 2020 में अभिनय किया। द पावर ऑफ द डॉग 2021 में एक रेंचर की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और एंथोलॉजी फिल्म काइंड्स ऑफ काइंडनेस 2024 में 3 भूमिकाएं निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन। प्लेमंस का जन्म डलास, टेक्सास में हुआ था। 4 और उनका पालनपोषण वाको के पास मार्ट, टेक्सास में हुआ। 3 उनकी एक बड़ी बहन है, जिल। 5 समय की आवश्यकता। 2007 में प्लेमंस ने टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जिसने उन्हें अपना हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल करने की अनुमति दी। 6 उन्होंने मार्ट में स्कूलों में भाग लिया, मिडिल स्कूल, जूनियर हाई और मार्ट हाई स्कूल में फुटबॉल खेला, जब तक कि उन्हें अधिक अभिनय नौकरियां नहीं मिली और वे ऑनलाइन कार्यक्रम में स्थानांतरित हो गए। 6 आजीविका। 1991 से 2006 प्रारंभिक कैरियर। प्लेमंस को 3 साल की उम्र में कोका कोला के विज्ञापन से शुरुआत मिली। जब वे 8 साल के थे, तब उन्होंने अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया और अपने परिवार के समर्थन से लॉस एंजिल्स में ऑडिशन देने और छोटी-मोटी नौकरियां करने में समय बिताया। 8 वर्सिटी ब्लूज 1999 और ऑल द प्रिटी हॉर्स 2000 फिल्मों में दिखाई देने और वॉकर, टेक्सास रेंजर और सबरीना द टीनेज विच में मेहमान भूमिका निभाने के बाद प्लेमंस की पहली प्रमुख भूमिका फिल्म चिल्ड्रन ऑन देयर बर्थरेज 2002 में थी। 9 बाद में वे लाइक माइक 2002 और व्हेन जैकरी बीवर केम टू टाउन 2003 में दिखाई दिए। 2006 से 2011 फ्राइडे नाइट लाइट्स के साथ सफलता। 2007 में प्लेमंस। 2006 में, जब वह 18 वर्ष का था, प्लेमंस एनबीसी की टेलीविजन श्रृंखला फ्राइडे नाइट लाइट्स के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हो गया, जिसे ऑस्टिन, टेक्सास में फिल्माया गया था, जिसमें काल्पनिक डिलन, टेक्सास में एक हाई स्कूल फुटबॉल टीम के इर्दगिर्द काल्पनिक घटनाओं का विवरण दिया गया था। शो के पहले सीजन में उनके किरदार लैंड्री क्लार्क ने फुटबॉल क्वार्टरबैक मैट सरसेन के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में कॉमिक रिलीफ प्रदान किया, हालांकि लैंड्री खुद टीम में नहीं था। 10 कलाकारों और चालक दल के बीच मजाक यह था कि प्लेमंस ने अन्य अभिनेताओं की तुलना में बेहतर फुटबॉल खेला, भले ही उनका चरित्र उन कुछ लोगों में से एक था जो नहीं खेलते थे। लैंड्री दूसरे सीजन में पैंथर्स फुटबॉल टीम में शामिल हो गए और हाई स्कूल फुटबॉल खेल चुके प्लेमंस ने निर्देशक जेफरी रेनर से कहा कि वह अपने स्टंट खुद करेंगे। 11 अपने पहले फुटबॉल दृश्य में लैंड्री को बार-बार खुद को पीटना पड़ा। 11 जब सहकलाकार टेलर किटसच, टिम रिगिंस का किरदार निभा रहे, से मारा गया तो प्लेमंस की ठुड्डी फट गई, जिसके लिए 11 टांके लगाने पड़े। 11 शो एक प्रशंसक और आलोचक पसंदीदा 2011 में डायरेक्टिवी पर स्थानांतरित होने के बाद 5 सीजन के बाद समाप्त हो गया। 12 2012 में
प्लेमंस ने किटसच और फ्राइडे नाइट लाइट्स के निर्माता पीटर बर्ग के साथ बैटलशिप फिल्म में फिर से काम किया। पांच बर्ग, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया था, ने बताया कि उन्हें पता था कि किटसच प्लेमंस के साथ कितना सहज था। मुझे पता है कि वह टेलर के लिए वास्तव में अच्छा है और वह टेलर को बेहतर बनाता है। इसलिए मैंने जेसी के लिए वह पूरा हिस्सा लिखा। मैंने इसे कभी भी फ्राइडे नाइट लाइट्स के पुनर्मिलन के रूप में नहीं सोचा था। मैंने इसे सुरक्षा के रूप में सोचा, एक विश्वसनीय परिवार के सदस्य को साथ लाने के रूप में। 13 2011 से 2019 चरित्र निर्माण। 2012 से 2013 तक प्लेमंस ने एएमसी ड्रामा सीरीज ब्रेकिंग बैड के अंतिम सीजन के दौरान टॉड अल्क्विस्ट 14 को चित्रित किया। 15-16 वह सीजन 5A में एक आवर्ती कलाकार थे और सीजन 5B के लिए उन्हें नियमित रूप से सीरीज में पदोन्नत किया गया था। 17-18 ब्रेकिंग बैड के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनेता मैट डेमन के साथ प्लेमंस की समानता के कारण मेथ डेमन उपनाम दिया। 19-7-8-20 उनकी पहली फिल्म भूमिकाओं में से एक, 12 साल की उम्र में, फिल्म ऑल द प्रिटी हॉर्स 2000 में डेमन के चरित्र के छोटे संस्करण को निभाना था। 2012 में प्लेमंस ने पॉल थॉमस एंडरसन के नाटक द मास्टर में फिलिप सीमोर हॉफमैन के चरित्र के बेटे के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई, एक अभिनेता जिसके शारीरिक रूप की तुलना उसके साथ की गई है। जनवरी 2014 में प्लेमंस को स्टार वार्स एपिसोड 7 स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस के नए सितारों में से एक माना जा रहा था। 21-22 मार्च 2014 में प्लेमंस को 4 अन्य अभिनेताओं के साथ एपिसोड 7 में फिन की मुख्य भूमिका के लिए विचार किया जा रहा था। 23 हालांकि यह भूमिका ब्रिटिश अभिनेता जॉन बॉयगा के पास चली गई। प्लेमंस ने जॉनी डेप अभिनीत बोस्टन सेट मॉब फिल्म ब्लैक मास में डकैत केविन वीक्स की भूमिका निभाई, जो सितंबर 2015 में सिनेमाघरों में खुली। 2015 के अंत में प्लेमंस ने टीवी शो फार्गो के दूसरे सीजन में सह-अभिनय किया। 3 उन्होंने एड ब्लमक्विस्ट, एक कसाई, और पैगी ब्लमक्विस्ट, कर्स्टन डंस्ट के पति की भूमिका निभाई। 24 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 25 2016 में प्लेमंस ने फिल्म अदर पीपल में अभिनय किया। 2017 में वह डग लिमन थ्रिलर फिल्म अमेरिकन मेड, स्कॉट कूपर वेस्टर्न होस्टाइल्स और स्टीवन स्पीलबर्ग के ऐतिहासिक ड्रामा द पोस्ट में दिखाई दिए। दिसंबर 2017 में प्लेमंस एंथोलॉजी शो ब्लैक मिरर की चौथी श्रृंखला के एक एपिसोड यूएसएस कॉलिस्टर में दिखाई दिए। प्लेमंस ने एपिसोड के मुख्य किरदार और एक परपीरक अंतर्मुखी रॉबर्ट डेली की भूमिका निभाई और उन्हें लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 2018 में प्लेमंस ने 2 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, कॉमेडी गेम नाइट और एडम मैके की डिक चेनी बायोपिक वाइस, जिसे उन्होंने सुनाया था। 2019 में उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे क्राइम ड्रामा द आयरिशमैन में सहायक भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 27 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में हुआ। तो दोस्तों ये हमें 24 जुलाई 2021 को और साथ ही साथ कई जगह 30 जुलाई 2021 को ये देखने को मिली थी। इंडिया में भी रिलीजिंग डेट ये सेम ही थी। बाकी इसे 200 मिलियन के बजट में बनाया गया था और कलेक्शन इसका 220 मिलियन था। इस वजह से इसे एक तरह से जो है ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स इसका देखने को नहीं मिला और ये अब हमें एक तरह से इसका दूसरा पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया बहुत कम चांस है। बाकी ये आप इसके फर्स्ट पार्ट को 2 OTT प्लेटफॉर्म पर देख पाओगे, डिज्नी और साथ ही साथ प्राइम वीडियो। जी हाँ दोस्तों, दोनों प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।